जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 11 की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 7 भू आकृतियों उनका विकास का भाग 2 पढ़ेंगे बच्चों। पहले भाग में बच्चों हमने पढ़ा था बहते हुए जल के बारे में, नदी के बारे में, नदी की अपरदन, निक्षेपण और परिवहन क्रियाएं पढ़ी थी। इसी प्रकार हमने हिम नदी पढ़ी थी, उसके द्वारा बनाई गई अपरदित भू आकृतियाँ, निक्षेपित भू आकृतियाँ, और इसी प्रकार भौमिक जल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे तरंगे व धाराएं, समुद्र की धाराएं। समुद्र की धाराएं भी बच्चों 3 प्रकार का कार्य करती है: अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। जब तरंगे और जलधाराएं बार बार किनारों से टकराती है तो अपनी ये तीनों क्रियाएं करती है। धारा की गति कम होने पर वह निक्षेपण का कार्य करती है, तथा धारा जब जलधारा वापस समुद्र में जाती है तो वह परिवहन का कार्य करती है। तटीय प्रक्रियाएं सर्वाधिक क्रियाशील है और इसी कारण अत्यधिक विनाशकारी भी होती है। आपने कभी सोचा होगा कि तटीय प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां जो होती है, जो स्थल रूप होते हैं, उनको जानना बहुत ही ज़रूर है। हालांकि बच्चों आपने कभी समुद्र शायद कुछ बच्चों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से समुद्र के बहुत करीब जाकर और उसके द्वारा की गई भू आकृतियाँ बनी हुई है, जो भी उनमें परिवर्तन होता है वो आप बहुत अच्छे से इसमें देख पाएंगे। तट पर कुछ परिवर्तन बहुत शीघ्रता से होते हैं, क्योंकि जो मुलायम चट्टानें होती है वो शीघ्रता से अपरदित हो जाती है, जो कठोर चट्टानें होती हैं वो शीघ्रता से अपरदित नहीं होती है। एक ही स्थान पर एक ही मौसम में अपरदन और दूसरे मौसम में निक्षेपण हो सकता है। तटों के किनारों पर अधिकतर परिवर्तन तरंगों द्वारा ही संपन्न होता है, क्योंकि धाराएं बार बार हवा की गति के माध्यम से समुद्र के तट को बार बार छूती है और बार बार छूकर वापस जाती है, और इस क्रिया के कारण अपरदन अधिक होता है। जब तरंगों का अवनमन होता है तो जल तट पर अत्यधिक दबाव डालता है, और इसके साथ ही साथ सागरीय तल का पर तलछटों में भी दोलन होता है, जो अपना साथ वो भी जो भी भार बहा कर लाती है उसी के माध्यम से वो अपरदन का कार्य करती है। तरंगों के स्थायी अवनमन के प्रवाह से तटों पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे तट कटे फटे हो जाते हैं और कुछ कठोर चट्टानों के सीधे खड़े तट रहते हैं। सामान्यतः तरंग अवनमन की अपेक्षा सुनामी लहरों का जो सुनामी लहरें होती है वो कम समय में अधिक परिवर्तन लाती है, क्योंकि उनकी गति सामान्य तरंगों से बहुत अधिक होती है। तरंगों में परिवर्तन उनकी आकृति आदि होने से उनके अवनमन से उत्पन्न प्रभाव की गहनता भी परिवर्तित हो जाती है। क्या आप तरंग व धाराओं से उत्पन्न करने वाले बलों के विषय में जानते हैं? यदि नहीं तो महासागरीय जल का जब हम परिसंचरण अध्याय पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि किस प्रकार धरती के जो बल है, अंतर्जातीय बल जो है, वो महासागरीय जल के परिसंचरण में किस प्रकार योगदान देते हैं। तरंगों के कार्य के अतिरिक्त तटीय स्थल रूप कुछ अन्य कारकों पर भी निर्भर है। सबसे पहला तो है कि स्थल व समुद्री तल की बनावट, कि स्थल और समुद्र तट की बनावट किस प्रकार की है। मुलायम चट्टानों की है, कठोर चट्टानों की है, अधिक कटा फटा है या बहुत सीधा खड़ा ढाल है। जैसे भारत का पूर्वी तट जो है वो बहुत कटा फटा है, जबकि पश्चिमी तट बहुत ही खड़े ढाल के रूप में जाना जाता है। समुद्र उन्मुख उच्चतम तट या जलमग्न तट समुद्री जल स्तर को स्थिर या स्थायी मानते हुए तटीय स्थल रूपों का विकास को समझाने के लिए हम तटों को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है ऊंचे चट्टानी तट, जो जलमग्न तट होते हैं, जिसका बहुत सारा हिस्सा समुद्र में डूबा हुआ होता है। दूसरे होते हैं निम्न समतल व मंद ढाल के अवसादी तट, जो कि उन्मुख तट कहलाते हैं, जिनमें नदियों द्वारा बहाकर लाया गया बड़ी मात्रा में अवसाद जमा रहता है। ऊंचे चट्टानी तट रोधिकाओं के रूप में निक्षेपित करती है। रोधिकाएं ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तट रेखा जो है वो अनियमित होती है। जहाँ पे बहुत ऊंची चट्टानें होती है वहाँ की तट रेखाएं जो है वो बहुत ही अनियमित होती है, तथा नदियाँ जलमग्न प्रतीत होती है और वह जल के अंदर दूर तक डेल्टा बनाती है। तट रेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारे के स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं और वहाँ फियोर्ड तट बनते हैं, और ऐसे फियोर्ड तट न्यूयॉर्क, फिनलैंड में बहुत सारे देखे जाते हैं। पहाड़ी भाग सीधे जल में डूबे होते हैं।
सागरीय किनारों पर प्रारंभिक निक्षेपित स्थल रूप नहीं होते हैं। अपर्दित स्थल रूपों की बहुतायत होती है। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तरंगे अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रहार करती है, जिससे पहाड़ी पार्श्व भृगु या क्लिफ जिसे कहते हैं का आकार के होते रहते हैं या इस आकार के बनते रहते हैं। तरंगों के स्थायी प्रहार से भृगु शीघ्रता से पीछे हटते हैं और समुद्री भृगु जो क्लिफ होते हैं वो तरंगों के सम्मुख घर्षित चबूतरे बन जाते हैं। तरंगे धीरे धीरे सागरीय किनारों की अनियमितताओं को कम कर देती है। समुद्री भृग जो होते हैं, क्लिफ जिसे कहते हैं, कि गिरने वाला चट्टानी मलबा धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और लहरों के साथ घर्षित होता हुआ किनारों से दूर निक्षेपित होने लगता है। जो भी उसका चूरा होता है वो धीरे धीरे निक्षेपित होता है, डिपोजिशन होने लगता है। भृगु के विकास व उनके निवर्तन के वांछनीय समय के बाद तटरेखा कुछ सम और चिकनी हो जाती है तथा कुछ अतिरिक्त मलबे के किनारों से दूर जमाव से तरंगे घर्षित वेदिकाओं के सामने तरंग निर्मित वेदिकाएं देखी जा सकती है। जैसे कि तटों के साथ अपर्दन आरंभ होता है, वेलांचली प्रवाह व तरंगे इस अपर्दित पदार्थ को सागरीय किनारों पर पुलीन और रोधिकाओं के रूप में निक्षेपित करती जाती है। इन आकृति को हम क्या कहते हैं? पुलीन। रोधिकाएं जो बार्स होते हैं वो जलमग्न आकृतियों के होते हैं और जब यही रोधिकाएं जल के ऊपर दिखाई देती है तो इन्हें रोध या बैरियर्स कहा जाता है। ऐसी रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा हो तो इसे स्पिट कहा जाता है। जब रोधिका तथा स्पिट किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर इसके मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं तब लैगून निर्मित होते हैं। कालांतर में लैगून स्थल से बहाए गए तलछट से भर जाते हैं और इनसे ही तटीय मैदान की रचना होती है। ये तटीय मैदान कम चौड़े और अधिक चौड़े भी हो सकते हैं। निम्न अवसादी तट। पिछले अवसादी तटों के सहारे ही नदियाँ तटीय मैदान एवं डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई बढ़ा लेती है। कहीं कहीं लैगून और ज्वारीय सक्रिय खाड़ी के रूप में जल भराव के अतिरिक्त तटरेखा सम और चिकनी होती है और सागरोन्मुख स्थल मंद ढाल के हो जाते हैं। तटों के साथ ही समुद्री पंख व दलदल पाए जाते हैं और इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियों की बहुतायत होती है। जब मंद ढाल वाले अवसादी तटों पर तरंगे अवनमित होती है तो तल के अवसाद भी दोलित होते हैं और इससे परिवहन की अवरोधिकाएं लैगून स्पीट निर्मित होने लगते हैं। लैगून कालांतर में दलदल में परिवर्तित हो जाते हैं जो बाद में तटीय मैदान बनने लगते हैं। इन निक्षेपित स्थलाकृतियों का बना रहना अवसादी पदार्थों की स्थायी एवं लगातार आपूर्ति पर ही निर्भर करता है। अवसादी के अतिरिक्त तूफान वो सुनामी लहरें इनमें अभूतपूर्व परिवर्तन लाती है क्योंकि इस समय जो है इनकी गति बहुत तेज होती है। बड़ी नदियाँ जो अधिक नद्य भार लाती है निचले अवसादी तटों के साथ डेल्टा बनाती है। हमारे देश का पश्चिमी तट ऊंची चट्टानी निवर्तन तट है। पश्चिमी तट पर अपर्दित आकृतियां बहुतायत में हैं। भारत के पूर्वी तट निचले अवसादी तट है। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियां पाई जाती है और इन दोनों तटों की उत्पत्ति की प्रवृत्ति को जानने के लिए हम भौतिक भारत पर्यावरण के पुस्तक में इसको हम विस्तार में पढ़ रहे हैं। उच्च चट्टानी व निम्न अवसादी तटों की प्रक्रियाओं व स्थलाकृतियों के संदर्भ में बहुत सारे अंतर हमें मिलते हैं। अपर्दित स्थल रूप भृगु यानी क्लिफ, वेदिकाएं, टेरिकस, कंदराएं, केव्स और स्टैक ऐसे तट जहां पर अपर्दन प्रमुख प्रक्रिया है वहां प्रायः दो मुख्य आकृतियां तरंग और घर्षित भृगु और वेदिकाएं पाई जाती है। लगभग सभी समुद्री भृगु की ढाल तीव्र होती है और वो कुछ मीटर से लेकर 30 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। इनकी तलहटी पर एक मंद ढाल वाला या समतल प्लेटफॉर्म होता है जो समुद्री भृगु
से प्राप्त शैल मलबे से ढका होता है। अगर ये प्लेटफॉर्म तरंग की औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं तो इन्हें तरंग घर्षित वेदिकाएं कहते हैं। भृगु की कठोर चट्टानें जो होती है उनके विरुद्ध जब तरंगें टकराती है तो भृगु के आधार पर रिक्त स्थान बना देती है और इसे गहराई तक खोखला कर देती है, जिससे समुद्री कंदराएं बनती हैं और इन कंदराओं की छत ध्वस्त होने से समुद्री भृगु स्थल की ओर हटते हैं। भृगु के निवर्तन से चट्टानों के कुछ अवशेष तटों पर अलग थलग छूट जाते हैं। ऐसे अलग थलग प्रतिरोधी चट्टानें जो भी भृगु के भाग थे समुद्री स्ट्रैक कहलाते हैं। अन्य स्थल रूपों की भांति समुद्री स्ट्रैक भी अस्थायी भू आकृतियां हैं जो तरंग के अपर्दन द्वारा समुद्री पहाड़ियों व भृगु की भांति ही धीरे धीरे तंग समुद्री मैदानों में परिवर्तित हो जाती, क्योंकि ये बार बार तरंग के घिसने से काटने से ये समतल होने लगते हैं और स्थल से प्रवाहित जलोढ़ से आच्छादित रेत व शिलिंग चौड़े पुलिन में परिवर्तित होते जाते हैं। अब है निक्षेपित स्थल रूप पुलिन और डिब्बे। तटों के प्रमुख विशेषता होती है कि पुलिन की उपस्थिति, यद्यपि उबड़ खाबड़ तटों पर भी ये टुकड़े पाए जाते हैं। ये वे अवसाद है जिनसे पुलिन निर्मित होते हैं। अधिकतर थल से नदियों व सरिताओं द्वारा अथवा तरंगों के अपर्दन द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थ होते हैं। पुलिन भी अस्थायी स्थलाकृतियां हैं। कुछ रेत पुलिन जो स्थायी प्रतीत होते हैं, इसे सैंड ब्रिज भी कहते हैं। किसी और मौसम में स्थूल कंकड़ पत्थरों की तंग पट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। अधिकतर पुलिन में रेत के आकार के छोटे कण से बने होते हैं। शिंगील पुलिन में अत्यधिक छोटी गुट्टिकाएं तथा गोलाष्पिकाएं होती हैं। पुलिन के ठीक पीछे पुलिन तट से उठाई गई रेत डिब्बे के रूप में निक्षेपित होती रहती है और तटरेखा के समांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने रेत के ये डिब्बे निम्न तलछटों तटों पर अक्सर देखे जाते हैं और इनका भी आकार बच्चों परिवर्तित होता रहता है क्योंकि ये भी अस्थायी होते हैं। रोधिका, बार्स, रोध, बैरियर्स और स्पीट समुद्री अपतट पर तट के समांतर पाई जाने वाली रेत और शिंगिल की कटक, अपतट समानांतर पाई जाने वाली रेत और शिंगिल की कटक को अपतट रोधिकाएं भी कहते हैं। ऐसी अपतटीय रोधिका जो रेत के अधिक निक्षेपण से ऊपर दिखाई पड़ती है उसे हम रोक्ष रोधिका भी कहते हैं, बैरियर बार भी कहते हैं। अपतटीय रोध व रोधिकाएं प्रायः या तो खाड़ी के प्रवेश पर या नदी के मुहाने के सम्मुख बनती है। कई बार इन रोधिकाओं का एक सिरा जुड़ जाता है तो इन्हें हम शिफ्ट कहते हैं। शीर्ष स्थल से एक सिरा जो है उनका जुड़ा होने पर स्पीट विकसित होने लगते हैं। रोधिकाएं, रोध व स्पीट धीरे धीरे खाड़ी के मुख पर बढ़ते रहते हैं, जिससे खाड़ी का समुद्र में खुलने वाला द्वार तंग होने लगता है। कालांतर में खाड़ी एक लैगून में परिवर्तित हो जाती है और लैगून भी धीरे धीरे स्थल से लाए गए तलछटों से या पुलिन से, वायु द्वारा लाए गए तलछटों से लैगून के स्थान पर एक चौड़े और तटीय मैदान के रूप में विकसित होने लगते हैं। समुद्र के अपतट पर बनी रोधिकाएं तूफान और सुनामी लहरों के आक्रमण के समय सबसे अधिक बचाव करती है, क्योंकि ये रोधिकाएं इनकी प्रबलता को कम करती है। जब लहरें इनसे टकराती है विकराल रूप में तो इनसे टकराकर इनकी गति कम हो जाती है। इससे इनका प्रभाव भी कम होने लगता है। इसके बाद रोध और पुलिन स्तूप या मैग्रोव है जो इनकी प्रबलता को झेलते हैं। अगर हम तटों के किनारे पर पाए जाने वाले मैग्रोव और तलछट से छेड़छाड़ करते हैं तो ये तटीय स्थलाकृतियां अपर्दित हो जाएगी तथा मानव व मानवीय बस्तियों को तूफान व सुनामी लहरों के सीधे प्रथम प्रहार को झेलना पड़ेगा और जिससे जनधन की हानि अधिक होगी। अब है दूसरी हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक चीज है पवन, विंड्स। पवनें जो है ये भी 3 प्रकार का कार्य करती है, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। उष्ण मरुस्थलों के 2 प्रभावशाली अनाच्छादन करता कारकों में पवन एक महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है।
स्थलीय धरातल शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडे हो जाते हैं, ये आप सभी जानते हैं। उष्ण धरातल के ठीक ऊपर वायु गर्म हो जाती है और जिसकी हल्की गर्म हवा प्रक्षुब्धता के कारण ऊर्ध्वाधर गति करती है और इसके मार्ग में कोई रुकावट आने पर भंवर जैसा वातावृत्त बनने लगते हैं और ये अनुवाद प्रवाह उत्पन्न करते हैं। पवनें मरुस्थलीय धरातल के साथ साथ भी तीव्र गति से चलती है और उनके मार्ग में जो भी रुकावटें पवनों के विक्षोभ से उत्पन्न करते हैं। निसंदेह तूफानी पवन अधिक विनाशकारी होती है। पवन अपवाहन, घर्षण आदि द्वारा अपर्दन करती है। जो उसके अपने साथ जो भी रेत के कण, धूल के कण लाती है, उन्हीं पत्थरों से सबसे अधिक घर्षण का कार्य करती है। अपवाह में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे कण व धूल उठाती है और वायु में परिवहन की प्रक्रिया में रेत व बंजरी आदि औजारों की तरह धरातलीय चट्टानों पर चोट पहुंचाकर घर्षण का कार्य करती है। जब वायु में उपस्थित रेत के कण चट्टानों के तल से टकराते हैं तो इसका प्रभाव पवन के संवेग पर निर्भर करता है। यह प्रक्रिया बालू घर्षण जैसी होती है और मरुस्थलों में पवनें कई रोचक अपरदनात्मक, निक्षेपणात्मक स्थल रूप बनाती है। वास्तव में बच्चों, मरुस्थलों में अधिकतर स्थलाकृतियों का निर्माण वृहत क्षरण और प्रवाहित जल की चादर बाढ़ से होता है, शीट फ्लड जिसे कहते हैं हम। यद्यपि मरुस्थलों में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन यह अल्प समय में मूसलाधार वर्षा के रूप में होती है। मरुस्थलीय चट्टानें अत्यधिक वनस्पति विहीन होने के कारण यहाँ पर दैनिक तापमांतर के कारण यांत्रिक और रासायनिक अपक्षय से अधिक प्रभावित होता है। इनका शीघ्र क्षय होता है और वेग प्रवाह इस अपक्षय जनित मलबे को आसानी से बहाकर ले जाते हैं। अर्थात मरुस्थलों में अपक्षय जनित मलबा केवल पवन द्वारा ही नहीं वरन वर्षा व वृष्टि धोवन से भी प्रभावित होता है। इस प्रवाह से पवन केवल महीन मलबों का ही अपवाहन कर सकती है और वृहत अपर्दन मुख्यतः परत, बाढ़ या वृष्टि धोवन संपन्न होता है। मरुस्थलों में नदियां चौड़ी, अनियमित तथा वर्षा के बाद अल्प समय तक ही प्रवाहित होती है। अपर्दनात्मक स्थल रूप पवन, पेंडिमेंट और पदस्थ मरुस्थलों में भूदृश्यों का विकास मुख्यतः पेंडिमेंट निर्माण वो उसका ही विकसित रूप है। पर्वतों के मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल पेंडिमेंट कहलाते हैं। पेंडिमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के अपर्दन मुख्यतः सरिता के क्षैतिज अपर्दन व चादर बाढ़ दोनों के संयुक्त अपर्दन से हो। अपर्दन भूसंहति के तीव्र ढाल वाले कोर के साथ साथ प्रारंभ होता है या विवर्तनिकी द्वारा नियंत्रित कटावों के तीव्र ढाल वाले पार्श्व पर अपर्दन प्रारंभ होता है। जब एक बार एक तीव्र मंद ढाल के साथ पेडिमेंट का निर्माण हो जाता है तो इसके पीछे एक भृगु या मुक्त पार्श्व होता है, तो कटाव के कारण मंद ढाल तथा मुक्त पार्श्व पीछे हटने लगते हैं और अपर्दन की इस पद्धति से भूक्षरण के द्वारा की गई ढाल की समानांतर निवर्तन जो पीछे हटने की क्रिया को कहा जाता है। समानांतर ढाल निवर्तन द्वारा पर्वतों के अग्रभाग को अपर्दित करते हुए पेडिमेंट आगे बढ़ने लगते हैं। मतलब ये सरकते हुए हैं, ये भी एक जगह पे स्थायी नहीं होते और पर्वत घिसते हुए पीछे हटते हैं और धीरे धीरे पर्वतों का अपर्दन हो जाता है। हालांकि बच्चों, इस क्रिया को करने के लिए हवा को बहुत हजारों साल लग जाते हैं और इसेलबर्ग निर्मित होते हैं जो कि पर्वतों के अवशिष्ट रूप है। इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है। इसे पैडीप्लेन या पदस्थली भी कहते हैं। दूसरा स्थल रूप है प्लाया। मरुभूमियों में मैदान प्रमुख स्थल रूप है। पर्वतों व पहाड़ियों से घिरे बेसिनों में अपवाह मुख्यतः बेसिनों के मध्य में होता है तथा बेसिन के किनारों से लगातार लाए हुए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान की रचना हो जाती है। पर्याप्त जल उपलब्ध
होने पर यह मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार की उथली जल झीलों को ही हम प्लाया कहते हैं। प्लाया में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय के लिए ही रहता है और अक्सर प्लाया में लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। ऐसे प्लाया मैदानों जो लवणों से भरे हो कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र कहलाते हैं। अपवाहन गर्त तथा गुहा या केव्स पवनों की एक ही दिशा में स्थायी प्रवाह से चट्टानों के अपक्षय जनित पदार्थ या असंगठित मिट्टी का अपवाहन होता है। इस प्रक्रिया में उथले गर्त बनने लगते हैं जिन्हें अपवाहन गर्त कहते हैं। अपवाहन प्रक्रिया से चट्टानी धरातल पर छोटे छोटे गड्ढे या गुहिकाएं भी बनती है, वे केव्स बनती है जो तीव्र वेग के पवन के साथ उड़ने वाले धूल के कण अपघर्षण से चट्टानी तल पर पहले उथले गर्त जिन्हें वादगेज कहते हैं ये है बनाते हैं और इनसे कुछ वादगर्त गहरे और विस्तृत हो जाते हैं जिन्हें गुहा कहते हैं या केव्स कहते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आकृति बनती है मशरूम या छत्रक, टेबल तथा पिठिका शैल। मरुस्थलों में अधिकतर चट्टानें पवन के अपवाहन व अपघर्षण द्वारा शीघ्रता से कट जाती है। जो मुलायम चट्टान होती है वो तो शीघ्रता से कट जाती है। कठोर चट्टान जो होती है वो कुछ प्रतिरोधी चट्टानों के घिसे हुए अवशेष जिनके आधार पतले और ऊपरी भाग विस्तृत और गोल टोपी के आकार के होते हैं, छत्रक के आकार में पाए जाते हैं। कभी कभी प्रतिरोधी चट्टानों का ऊपरी हिस्सा मेज की भांति विस्तृत होता है और अधिकतर ऐसे अवशेष पिठिका की भांति खड़े रहते हैं और बाढ़, चादर व पवन के द्वारा बनाए गए अपर्दनात्मक स्थल रूपों को वर्णित करते। निक्षेपित स्थल रूप जब हवा की गति कम हो जाती है तो वो निक्षेपण का कार्य करती है। पवन एक छटाई करने वाला कारक है और यह पवन द्वारा बारीक रेत का अधिक ऊंचाई व अधिक दूरी तक ही होता है। पवनों के वेग के अनुरूप मोटे आकार के कण धरातल के साथ घर्षण करते हुए चलते जाते हैं क्योंकि उनका वजन ज़्यादा होता है तो वह अधिक ऊपर उड़ नहीं पाते हैं और अपने टकराने से या अन्य कणों को ढीला कर देते हैं जिसे सॉल्टेशन कहते हैं। हवा में लटकते महीन कण अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक उड़कर ले जाए जाते हैं क्योंकि वे हल्के होते हैं। पवनों द्वारा कणों का परिवहन उनके आकार व भार के अनुरूप होता है, अतः पवनों की परिवहन प्रक्रिया में ही पदार्थों की छटाई का काम हो जाता है। जब पवन की गति घट जाती है बच्चों या लगभग रुक जाती है तो कणों के आकार के आधार पर निक्षेपण प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। मतलब जो मोटे कण हैं वो पहले रुकने लगते हैं और जो बारीक कण हैं वो बाद में रुकने लगते हैं। पवन के निक्षेपित स्थल रूपों से कणों की महीनता भी देखी जा सकती है। रेत की आपूर्ति व स्थायी पवन दिशा के आधार पर शुष्क प्रदेशों में पवन निक्षेपित स्थल रूप विकसित होने लगते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण निक्षेपित स्थल रूप है बालू के डिब्बे। उष्ण शुष्क मरुस्थल बालू डिब्बों के निर्माण के उपयुक्त स्थान है। इनके निर्माण के लिए अवरोध का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बालू डिब्बे विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसे नवचंद्राकार डिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती है, पवन जिस दिशा में होते हैं उसी दिशा में इनकी भुजाएं निकली होती है और हम इन्हें बरखान कहते हैं। जहाँ रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति भी पाई जाती है वहाँ परवलित बालू का डिब्बों का निर्माण भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, परवलथिक। और ऐसे अगर पवनों की दिशा स्थायी रहे तो ये परवलयिक बालू डिब्बे बरखान से भिन्न आकृति वाले होते हैं जिसे सिर्फ बरखान की भांति होते हैं। सिर्फ बालू के डिब्बों में केवल एक ही भुजा होती है। ऐसे पवनों की दिशा के में बदलाव के कारण होता है। सिर्फ की यह भुजा ऊंची व अधिक लंबाई में विकसित हो सकती है। जब रेत की आपूर्ति कम तथा पवनों की दिशा स्थायी रहे तो अनुदैर्ध्य डब्बे बनते हैं। ये अत्यधिक ऊंचाई व कम ऊंचाई के लंबायमान कटक प्रतीक होते हैं। अनुप्रस्थ डिब्बे प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण बनते हैं और इन डिब्बों के निर्माण में पवनों की दिशा निश्चित और रेत का स्रोत पवन की दिशा के समकोण पर होता है। ये अधिक लंबे व कम ऊंचाई वाले होते हैं। जब ये रेत की आकृति अधिक हो तो अधिकतर नियमित बालू के डिब्बे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और उनकी वास्तविक आकृति व अनोखी विशेषताएं
हमें देखने को मिलती है। मरुस्थलों में अधिकतर डिब्बों का स्थानांतर होता रहता है, क्योंकि कभी हवा तेज आती है तो उन्हें आगे सरका देती है, या कभी हवा की गति कम हो जाती है तो वहीं पे रुक जाते हैं। इनमें से कुछ विशेषकर मानव वस्तुओं के निकट भी स्थित हो जाते हैं और वहाँ पर छोटी मोटी बस्तियाँ बसने लगती है और कुछ लोग वहाँ पे स्थायी रूप से रहने लगते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि संसार के जितने भी मरुस्थल हैं उनमें ये आकृतियाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और हम देखते हैं कि सहारा मरुस्थल, कालाहारी, अटाकामा मरुस्थल में ये बहुत तय मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे भारत में भी थार के मरुस्थल में ये हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों धरातल पर ये क्रियाएं किस प्रकार अपरदन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करके भू आकृतियों को परिवर्तित करती रहती है, और ये सतत अपना कार्य क्रियाशील रहती है और सतत क्रियाशील रहने के कारण ये अपनी भू आकृतियों को निरंतर परिवर्तित करती रहती है। कुछ भू आकृतियाँ कुछ समय में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कुछ भू आकृतियों को परिवर्तित होने में हजारों से करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि इन स्थलाकृतियों को, आपको इस प्रकार की कभी भी कोई स्थलाकृति दिखती है तो आप उसका विशेष अध्ययन करें तथा देखें कि ये किस प्राकृतिक तत्व ने इसको बनाया हुआ है, तथा उसका अध्ययन कर एक परियोजना कार्य आवश्यक रूप से तैयार कर सकते हैं। जय हिंद बच्चों, आप घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, आपका दिन शुभ हो।